हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस है आपके ऑल यूजी कोर्सेज के सेमेस्टर फर्स्ट एंड सेकंड के इन्वायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस फर्स्ट पर्यावरण विज्ञान व्यवहार में सिद्धांत फर्स्ट नाम की एक इम्पोर्टेंट किताब पर, जो कि आपका एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स यानी कि आपका एक का सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू सोल रेगुलर ये किसी और यूनिवर्सिटी से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। हर चैप्टर को हम सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू सोल रेगुलर एनसी वेब एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ ऑल यूजी कोर्सेज के फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर के इन्वायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस फर्स्ट सब्जेक्ट के सिलेबस से। तो सबसे पहले हम एक सिलेबस देख लेते हैं इस सब्जेक्ट का, ईवीएस सेकंड का। तो ईवीएस सेकंड में जो हमारे टोटल चैप्टर है वे हमारे टोटल 10 चैप्टर रहने वाले हैं। तो इसके सिलेबस में हमें टोटल 10 चैप्टर पढ़ने हैं, जिसमें हमारा जो सबसे पहले चैप्टर आता है वो हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट आता है, जिसमें हमें पर्यावरण अध्ययन का परिचय। तो जो हमारा इन्वायरमेंटल है और उसको पढ़ने के जो तरीके हैं, उसके जो स्रोत है, उन सभी के बारे में हम चैप्टर नंबर फर्स्ट में डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट करने के बाद देन हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर टू। तो चैप्टर नंबर टू में हम पारिस्थितिकी तंत्र, अवधारणा, संरचना, पिरामिड और अनुक्रमण। तो जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसकी अवधारणा क्या है, वो बना किस तरीके से, उसकी संरचना कैसी है, और जो ऊर्जा पिरामिड होते हैं और जो अनुक्रमण है, उन सभी के बारे में हम चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस कर लेंगे। तो चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा वो हमारा नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट होगा। तो चैप्टर नंबर 3 में भी हम पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम जैव रासायनिक चक्र, कार्य, ऊर्जा प्रवाह और उत्पादकता। तो जो हमारा जैव रासायनिक चक्र है, कार्य है, उसके जो ऊर्जा प्रवाह और उत्पादकता है, सभी पारिस्थितिक तंत्र के टॉपिक है ये सभी। तो इन सभी के बारे में हम चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर नंबर 3 को भी कंप्लीट करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है चैप्टर नंबर 4 का, जिसमें हम पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, जो प्रकार और सेवाएं है। तो जो पारिस्थितिकी तंत्र की प्रकार है और जो उनकी सेवाएं हैं, उन सभी के बारे में हम चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस कर लेंगे। तो चैप्टर नंबर 4 को भी कंप्लीट करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है वो हमारा चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट होता है। तो चैप्टर नंबर 5 में हम प्राकृतिक संसाधन, भूमि संसाधन, जो हमारे भूमि संसाधन है उसके बारे में हम चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा वो चैप्टर नंबर 6 आएगा, जो कि हमारा जल संसाधन को लेकर रहना है। फिर हमारा चैप्टर नंबर 7 आएगा, जो कि ऊर्जा संसाधन को लेकर रहने वाला है। तो जो ये आप एक इस तरीके से समझिए, जो ये चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, ये तीनों एक ही चैप्टर है, बस इनको अलग अलग तरीके से डिवाइड कर दिया गया है। ये बस पारिस्थितिकी तंत्र का ही चैप्टर है, ये पूरा एक ही चैप्टर है, एक ही टॉपिक है, बस इनके जो टॉपिक है अंदर के वे 3 भागों में बांट दिए गए हैं। ऐसे ही ये प्राकृतिक संसाधन वाले ये भी पूरा एक ही चैप्टर है। अगर आप देखें चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 7, ये भी आपका एक ही चैप्टर मिल जाएगा, बस इसको 3 भागों में बांट दिया गया है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट करने के बाद वो हमारा चैप्टर नंबर 8 आएगा, जिसमें हम प्रदूषण, वायु, ध्वनि और परमाणु प्रदूषण के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा वायु प्रदूषण है उसके कारण क्या है, ध्वनि प्रदूषण के कारण क्या है, परमाणु प्रदूषण के कारण क्या है, समाधान क्या है, उन सभी के बारे में हम चैप्टर नंबर 8 में डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है चैप्टर नंबर 9 को लेकर, जिसमें भी हम प्रदूषण, जलीय, तापीय और मृदा प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे। तो जो हमारे बचे हुए प्रदूषण हो गए, जैसे जल प्रदूषण हो गया, तापीय प्रदूषण होगा, मृदा प्रदूषण होगा, उन सभी को हम चैप्टर नंबर 9 में डिस्कस कर लेंगे। तो ये भी आपके एक दोनों चैप्टर एक ही चैप्टर के है, प्रदूषण को लेकर ही है, बस इनको 2 भागों में बांट दिया गया है। फिर चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है वो हमारा आता है चैप्टर नंबर 10, जिसमें हम ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और मामले का अध्ययन करेंगे। तो जो हमारे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन होता है उसका
प्रबंधन कैसे किया जाए, उस सभी के बारे में हम चैप्टर नंबर 10 में डिस्कस करेंगे। तो एक तरीके से आप देख सकते हैं ये तो हमारे 10 चैप्टर थे, इसी के साथ जो हमारा सिलेबस है वो कंप्लीट होता है। एक तरीके से आप इसे अलग भी देख लीजिएगा, मतलब ये टोटल कितने चैप्टर है अगर हम एक ही टॉपिक के हिसाब से चले तो एक तो आपका ये हो गया चैप्टर नंबर फर्स्ट, और जैसे कि मैंने बताया अभी चैप्टर नंबर 2 और 3 ये एक है, तो दूसरा ये हो गया। तीसरा आता है आपका प्राकृतिक संसाधन को लेकर जिसमें चैप्टर 4, 5, 6, तो ये आपका तीसरा हो गया। फिर आ गया आपका इसमें आपका चैप्टर नंबर 5, 6, 7 आता है 3 में। फिर उसके बाद आपका जो प्रदूषण को लेकर आता है तो ये आपका फोर्थ हो जाता है, और एक ये आपका लास्ट आता है ये फिफ्थ। तो टोटल आप ये समझ सकते हैं कि इसमें आपके 5 चैप्टर है जिनको आपको थोड़े भागों में बांट दिया गया है। तो यही था हमारा ईवीएस फर्स्ट का जो सिलेबस है वो मैंने आपको बता दिया है। तो ऐसे ही हम इस पूरे सिलेबस को चैप्टर वाइज कंप्लीट करते चलेंगे। तो चलिए अब हम शुरू कर लेते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ ऑल यूजी कोर्सेज के फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर की इन्वायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस फर्स्ट सब्जेक्ट के फर्स्ट यूनिट के इस वीडियो लेक्चर में। तो आज का जो हमारा चैप्टर रहने वाला है वो हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट रहने वाला है, जिसमें हम पर्यावरण अध्ययन का परिचय करेंगे। तो जो हमारा पर्यावरण अध्ययन है उसका एक परिचय हम इस चैप्टर नंबर फर्स्ट में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी सांसों की हवा, पीने का पानी, हमारे चारों ओर खड़े पेड़ और यहाँ तक कि हमारा घर भी, यह सब कुछ एक अदृश्य धागे से जुड़ा हुआ है, और यही जो धागा है वो धागा है पर्यावरण। तो आज के इस चैप्टर में हम समझेंगे पर्यावरण अध्ययन का परिचय। तो चलिए शुरू करते हैं एक रोचक सफर पर। तो चलिए चैप्टर की जो हम शुरुआत करते हैं वो हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा परिचय देख लेते हैं, एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो परिचय में हम देखेंगे पर्यावरण शब्द दो शब्दों से बना है, परि चारों ओर और आवरण घेरा। तो स्टूडेंट आप कल्पना कीजिए आप गांव में खड़े हैं, आपके चारों तरफ नीला आसमान, खेतों के मिट्टी की खुशबू, पास बहती नदी और दूर तक फैले पेड़। तो यही सब मिलकर बनाते हैं पर्यावरण। तो पर्यावरण हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है, फर्स्ट हमारा परि यानी कि चारों ओर, और दूसरा हमारा आवरण यानी कि घेराव। तो मतलब जो कुछ भी हमारे चारों ओर घेरे हुए है वही पर्यावरण है। यह हमारे चारों ओर की हर वस्तु जैसे हवा, पानी, मिट्टी, पेड़, जीव जंतु और मानव गतिविधियों को शामिल करता है। तो जो पर्यावरण है उसमें हमारी हवा, पानी, मिट्टी, पेड़, जानवर और इंसानी गतिविधियां आदि आती है। पर्यावरण का अध्ययन हमें यह समझने में मदद करता है कि प्राकृतिक और मानवीय तत्व एक दूसरे पर कैसे प्रभाव डालते हैं। तो जो पर्यावरण अध्ययन है वो हमें सिखाता है कि प्राकृतिक और मानवीय तत्व आपस में कैसे जुड़े हैं और एक दूसरे पर कैसे प्रभाव डालते हैं। तो ये तो हमारा एक छोटा सा परिचय हो गया। तो परिचय कंप्लीट करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है पर्यावरण के घटक। तो अब हम बात कर लेते हैं पर्यावरण के घटक के बारे में। तो जो हमारा पर्यावरण है वो चार बड़े हिस्सों से मिलकर बना है, जिसमें हमारा सबसे पहला आता है स्थलमंडल, लिथोस्फेयर। तो स्थलमंडल के बारे में बात कर लेते हैं। यह पृथ्वी की ऊपरी परत है जिसमें पर्वत, मैदान, रेगिस्तान और मिट्टी शामिल होती है। तो जमीन की ऊपरी सतह जिसमें पहाड़, मैदान, रेगिस्तान और मिट्टी आती है उसको ही हम स्थलमंडल कहते हैं। इसमें खनिज और प्राकृतिक संसाधन भी पाए जाते हैं, और जो ये स्थलमंडल होती है यही हमें खनिज और संसाधन देती है। तो स्टूडेंट सोचिए अगर मिट्टी ना हो तो किसान अन्न कैसे उगाएगा, और अगर पहाड़ ना हो तो नदियाँ कहाँ से निकलेगी। तो यही था हमारा स्थलमंडल, लिथोस्फेयर। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है जलमंडल को लेकर। तो हमारा जो दूसरा घटक है वो हमारा है जलमंडल। तो आप जलमंडल देख सकते हैं, पृथ्वी की सतह पर मौजूद सभी जल स्रोत जैसे नदियाँ, समुद्र, झीलें, बर्फ और भूजल इसमें आते हैं। जीवन के लिए पानी आवश्यक है। तो समुद्र, नदियाँ, झीलें, बारिश और भूजल, बिना पानी जीवन असंभव है। तो इसको ही हमने जलमंडल कहा है। एक बूंद पानी भी कभी कभी जीवन और मौत का फर्क तय कर देती है। तो यही था हमारा जलमंडल। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट घटक आता है वो हमारा आता है वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। तो अब हम वायुमंडल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यह पृथ्वी को घेरे हुए गैस की परत है। इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसें होती है। यह हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाता है। तो जो हमारा वायुमंडल है वो गैसों की परत है जो हमें घेरे हुए है। इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें हैं, और यही हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से भी बचाता है।
तो यही हमारा वायुमंडल हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट और लास्ट घटक आता है चौथा, वो हमारा आता है जीव मंडल अर्थात बायोस्फीयर। तो जीव मंडल में हम देखेंगे इसमें वे सभी जीवित प्राणी और वनस्पतियाँ आती है जो स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल में पाई जाती है। तो इसमें धरती, पानी और हवा हर जगह मौजूद जीव जंतु और पौधे आते हैं, यानी कि जीवन का संसार को ही हम जीव मंडल कहते हैं। और यह सभी घटक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो यही थे हमारा जीव मंडल, जिसके साथ जो मैंने आपके चार जो हमारे घटक थे वे मैंने आपको बता दिया। एक मैंने आपको बताया बायोस्फीयर, एक मैंने आपको बताया लिथोस्फीयर, एक मैंने बताया आपको हाइड्रोस्फीयर, एक बताया मैंने आपको एटमॉस्फेयर। तो यही थे हमारे चार घटक पर्यावरण के, जिनसे मिलकर पर्यावरण बना हुआ है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है पर्यावरण शिक्षा। तो अब हम पर्यावरण शिक्षा को लेकर डिस्कस कर लेते हैं। तो पर्यावरण शिक्षा में हम देखेंगे इसका उद्देश्य छात्रों में पर्यावरण के प्रति समझ, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी विकसित करना है। यह व्यवहार में बदलाव और जागरूकता फैलाने में मदद करती है। तो जो पर्यावरण शिक्षा है उसका मकसद सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं है, बल्कि लोगों में जागरूकता और जिम्मेदारी लाना भी है। तो आप सोचिए, जब आप कचरा सड़क पर फेंकते हैं तो लगता है छोटा काम है, लेकिन जब करोड़ों लोग वही काम करते हैं तो शहर का हाल क्या होगा। यही हमें सोच बदलना है, इसलिए हमें पर्यावरण शिक्षा का असली मकसद जो है वो हमें समझना चाहिए। तो यही था हमारा पर्यावरण शिक्षा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है पर्यावरण विज्ञान और पर्यावरण अध्ययन के बीच अंतर। तो जो पर्यावरण विज्ञान है और जो पर्यावरण अध्ययन है, इनके बीच में क्या संबंध है, क्या अंतर है, उन अंतरों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम पर्यावरण विज्ञान देख लेते हैं। वैज्ञानिक विश्लेषण करता है, लेकिन जो पर्यावरण अध्ययन है वो बहुविषयक दृष्टिकोण अपनाता है। साथ ही जो पर्यावरण विज्ञान है वो प्रयोगशाला आधारित होता है, वहीं जो पर्यावरण अध्ययन है वो सामाजिक, आर्थिक, नैतिक पहलुओं को शामिल करता है। तो जो पर्यावरण विज्ञान है, इन्वायरमेंटल साइंस है, वो वैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण करता है, जैसे प्रदूषण का स्तर कितना है, पेड़ कितनी ऑक्सीजन देते हैं। वहीं जो आपका पर्यावरण अध्ययन है, इन्वायरमेंटल स्टडीज है, वो वह व्यापक दृष्टिकोण अपनाता है जिसमें सामाजिक, आर्थिक और नैतिक पहलू भी जुड़े होते हैं। तो मतलब विज्ञान बताएगा कि धुआं कितना है, लेकिन अध्ययन हमें समझाएगा कि धुआं हमारे समाज और आने वाली पीढ़ियों को कैसे प्रभावित करेगा। तो यही था हमारा पर्यावरण विज्ञान और पर्यावरण अध्ययन के बीच अंतर। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है पर्यावरण अध्ययन की बहु अनुशासनात्मक प्रकृति। तो अब हम समझ लेते हैं जो हमारा पर्यावरण अध्ययन है वो बहु अनुशासनात्मक प्रकृति के रूप में क्यों देखा जाता है। यह केवल विज्ञान तक सीमित नहीं है, इसमें जीव विज्ञान, भूगोल, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान आदि भी शामिल है। तो जो पर्यावरण है वो सिर्फ साइंस ही नहीं है, इसमें भूगोल, राजनीति, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, यहाँ तक कि दर्शन भी शामिल है। तो स्टूडेंट आप सोचिए, जंगल कटे तो यह सिर्फ पेड़ों का मुद्दा नहीं, बल्कि किसानों की रोजी रोटी, समाज की जिम्मेदारी और राजनीति का भी हिस्सा है। तो यही था हमारा पर्यावरण अध्ययन की बहु अनुशासनात्मक प्रकृति। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो हमारा आएगा पर्यावरण अध्ययन का दायरा और महत्व। तो अब हम समझ लेते हैं जो हमारा पर्यावरण अध्ययन है उसका दायरा कितना है और उसका महत्व क्यों है, वो किस लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। यह हमें पर्यावरणीय समस्याओं को समझने और उनके समाधान की दिशा में सोचने के लिए सक्षम बनाता है। तो यह हमें स्थानीय से लेकर वैश्विक स्तर तक समझने में मदद करता है कि हम किस तरह पर्यावरण समस्याओं को हल निकाल सकते हैं। व्यक्तिगत, सामाजिक और वैश्विक स्तर पर सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करता है। साथ ही यह हमें सिखाता है कि एक छोटी सी आदत जैसे बिजली बचाना, पानी बचाना, ये सभी वैश्विक बदलाव ला सकती है। तो यही था हमारा पर्यावरण अध्ययन का दायरा और उसका महत्व। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है पर्यावरणवाद में महत्वपूर्ण मील के पत्थर। तो जो पर्यावरणवाद है उसमें महत्वपूर्ण कुछ मील के पत्थर रहे हैं, उनको हम देख लेते हैं। जिसमें हमारा सबसे पहला आता है 1972 का स्टॉक्स होम सम्मेलन। इसमें पहली बार विश्व स्तर पर पर्यावरण मुद्दे पर ध्यान दिया गया था। तो जो हमारा स्टॉकहोम सम्मेलन था जो कि हमारा 1972 में हुआ था, इसमें पहली बार विश्व स्तर पर पर्यावरण पर ध्यान दिया गया था। उसके बाद हमारा दूसरा आता है 1987 ब्रंटलैंड रिपोर्ट में सतत विकास की अवधारणा। तो जो 1987 में ब्रंटलैंड रिपोर्ट पेश की गई थी उसमें जो सतत विकास की अवधारणा थी वो सामने आई थी। उसके बाद आता है 1992 रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन। तो 1992 में रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन भी चलाया गया।
उसके बाद आपका आता है 2015, जिसमें संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य, जिसे हम SDGs भी कहते हैं। तो यही थे कुछ हमारे 4 मील के पत्थर जो कि पर्यावरणवाद में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो ये मील के पत्थर ऐसे हैं जैसे किसी यात्रा में मिल स्टोन्स हो, जो हमें याद दिलाते हैं कि हमें कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं। तो यही थे हमारे पर्यावरणवाद में महत्वपूर्ण मील के पत्थर। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो हमारा आता है स्थिरता और सतत विकास की अवधारणा को। तो अब हम स्थिरता और सतत विकास की अवधारणा देख लेते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी देखेंगे इसमें हम। तो सबसे पहले हम सतत विकास का मतलब समझ लेते हैं, आखिर सतत विकास होता क्या है। तो सतत विकास का अर्थ है कि विकास ऐसा हो जो वर्तमान जरूरतें पूरी करे पर आने वाली पीढ़ियों की जरूरतें ना बिगाड़े। तो सतत विकास का मतलब यही होगा कि आज की जरूरतें पूरी करो लेकिन आने वाली पीढ़ियों की जरूरतें खतरे में मत डालो। स्थिरता में पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक संतुलन जरूरी है। तो स्टूडेंट, जैसे आप एक खेत में फसल काटते हैं लेकिन अगले साल बोने के लिए बीज बचा कर रखते हैं, यही असली स्थिरता है। तो यही था हमारा स्थिरता और सतत विकास, सस्टेनेबिलिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा एक छोटे से सारांश को लेकर आता है। तो अब हम पूरे चैप्टर का एक छोटा सा निष्कर्ष या एक सारांश देख लेते हैं। तो सारांश में हम सबसे पहले देखेंगे, पर्यावरण अध्ययन हमारे जीवन और पृथ्वी के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो जो पर्यावरण अध्ययन है वो हमें सिर्फ जानकारी नहीं देता बल्कि हमें जिम्मेदार नागरिक भी बनाता है। यह हमें सिखाता है कि अगर हम आज जागरूक हो गए तो ही कल की हमारी जो धरती है वो सुरक्षित रहेगी। तो यह हमें जिम्मेदार नागरिक बनाने और भविष्य को सुरक्षित बनाने की दिशा में प्रेरित करता है। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर, जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिया है। एंड अगर किसी स्टूडेंट को ये PDF या नोट्स चाहिए होंगे तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको ये PDF या नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट का किसी भी तरह का कोई डाउट या क्वेरी रहती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आपसे भी हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। एंड अगर आपको वीडियो ये लेक्चर उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगले अध्याय के लिए तैयार रहिएगा, जहां हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।